गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? तो आज हम 10th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो ये सब आपने पहले लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर को लगाने से पहले प्लीज़ ये सब आप रिवाइज़ कर लें एक बार, ताकि आगे का आपको आसानी से समझ आए। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले इसी चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करें। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2। इसमें बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन को कवर करने वाले हैं। एक एक करके जानते हैं कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्या क्या उसमें होता है। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में बच्चों देख सकते हैं कि 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट और अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज इस लेक्चर में हम पहले 3 कवर करने वाले हैं और सेकंड लेक्चर में हम लास्ट वाले 2 कवर करेंगे। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए आज हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। आपको ये तो पता लग गया है कि 5 तरह के रिएक्शंस होते हैं और आज हम पहले 3 कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एरो के जो इस साइड आता है सब्सटेंस, तो उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के जो राइट साइड आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। एरो के लेफ्ट साइड वाले को जो भी होता है सब्सटेंस उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और एरो के लेफ्ट साइड वाले को एरो के राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं, एरो के लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, एक एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे आप एक ये रिएक्शन देख पा रहे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों ऐसा दिखेगा, ठीक है। और H2O क्या है, वाटर जो कि लिक्विड के फॉर्म में है। अब कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे आपने ले लेना है बीकर में और उसके अंदर आपने क्या डालना है, वाटर, ऐसे। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ऐसा दिखेगा बच्चों, ऐसा, ठीक है। और अगर आप इस बीकर को छुओगे, टच करोगे तो बहुत मात्रा में हीट रिलीज होगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आइए जानते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, सिंगल प्रोडक्ट, ये तो हीट है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट एक ही है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड H2O जो कि वाटर है, दोनों ने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट तो 2 है बट प्रोडक्ट एक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे रिएक्टेंट 2 रहेगा पर दोनों कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे और साथ में हीट भी रिलीज करेंगे। जो रिएक्शन हीट को रिलीज करते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि वो हीट को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। चलिए अब ये रिएक्शन आपने समझ लिया, ये एक्टिविटी 1.4 है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो जब आप इस बीकर को टच करेंगे तो वो हॉट फील होगा, मतलब कि हीट रिलीज हुई है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपने देखा है कि दीवारों पे ऐसे व्हाइट कलर की पेंट होती है, तो ये व्हाइट कलर का होता क्या है, फाइनल पेंट से पहले एक पेंट होती है ऐसे व्हाइट कलर की, आपने देखा होगा। कभी आपके घर में मम्मी पापा अगर दीवारों पे पेंट करवाते हैं तो आप जरूर देखिए कि ये पेंट करने से पहले ये व्हाइट कलर का क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बना ना, इसी को पेंट, पहले दीवारों को इसी से पेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये होता क्या है बच्चों, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेंट कर दिया दीवार पे, अब कुछ समय बाद ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों, क्या होती है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जो पेंट हो चुका है दीवार पे वो CO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या रिलीज करेगा, वाटर, H2O। ये आप देख सकते हो कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बच्चों यहाँ बना
वो दीवारों पे पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि हवा में मौजूद होगा और एक ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा दिखेगा, मतलब ये हार्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है? तो ऐसे लगेगा जैसे कि चॉक का डिपॉज़िट है, ठीक है? तो ये रिएक्शन है, ठीक है? अब ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो आप देख रहे हो ना, मार्बल देखे हैं आपने, टाइल्स वगैरह मार्बल, उसका कॉम्पोजिशन भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है वो बच्चों। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये दूसरा रिएक्शन है, ठीक है? ये वाला रिएक्शन आपको समझ आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ कंबाइन कर गया और कैल्शियम कार्बोनेट बनाया ये प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज़ इसमें 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये वाला क्लियर है बच्चों? और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे पेंट किया जाता है, वो जब पेंट हो जाएगा बच्चों, तो वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। हार्ड ऐसा दिखेगा कुछ वो, ठीक है? और साथ में क्या रिलीज़ करेगा? वाटर, ठीक है? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लैग्ड लाइम। तो समझ आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? चलो और भी तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं हम आगे। तो ये जो 2 आप रिएक्शन देख रहे हो बच्चों, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? देखो यहाँ पे 1 और 2 2 रिएक्टेंट है और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोयले को आग में जलाते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो, ये कोयला है, कार्बन, ठीक है? सॉलिड फॉर्म में है कार्बन, ठीक है? अब इसको जब हम बर्न करते हैं तो हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। अब जैसे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ये जल तो जाएगा, पर ये क्या रिलीज करेगा? CO2। क्या रिलीज करेगा? CO2। देखो, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके अगर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, बट ये हीट भी रिलीज कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब अगला देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब वाटर कैसे बनता है? वाटर को बनाने में भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन लगता है बच्चों। पहले हम हाइड्रोजन गैस ले लेंगे और फिर ऑक्सीजन गैस ले लेंगे। तो जब ये 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके ये H2O बनाएंगे तो ये सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ये भी एक तरह का क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? और ये हीट रिलीज होती है इसमें बच्चों, ठीक है? वाटर तो फॉर्म हो गया बट हीट भी रिलीज होगी, ठीक है? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये जो आप 2 रिएक्शन देख रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बट इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है? ये जो आपके घर में जो गैस जलता है ना, इसको बोलते हैं नेचुरल गैस। अब इसको हम जला रहे हैं, मतलब इसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो दो नेचुरल गैस जब बर्न होता है ना, तो CO2 और H2O रिलीज करता है और साथ में हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा खाना पकता है। इसी वजह से हम गैस के ऊपर खाना पका सकते हैं, क्योंकि ये जब हम गैस को जलाते हैं तो वो हीट रिलीज करता है, ठीक है? तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही जब आप कुछ खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है? इसको आगे हम अच्छे से करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो 2 रिएक्शन आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलिए इसमें समझते हैं कि हुआ क्या। अब बच्चे ने खाना खाया, मान लो पोटैटो खाया या फिर राइस खाई या फिर ब्रेड खाया। तो ये सब जो है बच्चों, राइस, ब्रेड, पोटैटो, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट आपके स्टमक में जाते हैं, ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में जाते हैं, ये तोड़े जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में। किसमें तोड़े जाते हैं बच्चों? ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं बहुत सारे, उस सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है? ये जो ग्लूकोज बना कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो ऑक्सीजन से के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज क्या रिलीज करता है? एनर्जी। ये हमने यहाँ देखा कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बच्चों। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करता है, उसके साथ साथ CO2 और H2O भी रिलीज करता है,
इतना आपको समझ आया? यहाँ भी है देखो, ये है ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 और H2 और एनर्जी रिलीज करता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी और हीट रिलीज होती है। ठीक है, सेम ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए ये वाला पार्ट हम यहीं कवर कर रहे हैं। तो चलो देखो, आपने ये वेजिटेबल का जो भी आपके किचन में बच जाता है तो उसको अगर आप बाहर फेंक देते हो तो वो कुछ थोड़े दिन में ऐसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये वेजिटेबल्स पे बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरियाज आ जा सकते हैं। ये देख रहे हो आप, ये बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो इनको छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। अब ये बड़ा था, अब इनको छोटे छोटे सब्सटेंस में बैक्टीरियाज ने तोड़ दिया। अब ये बैक्टीरिया ने इसको कुछ ऐसा बना देंगे। ठीक है, ये क्या होता है, फिर ये खाद बन जाता है। इसी खाद को हम पेड़ पौधों के लिए उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बैक्टीरिया ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो कि ये फूल पत्ती जो भी आपका किचन का वेस्ट है उसको क्या किया, बैक्टीरिया ने सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया, जो कि क्या बन गया, खाद। और इसमें हीट रिलीज होती है इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या हुआ बच्चों, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, कि आगे पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, बट आप याद रखना कि वेजिटेबल मैटर को जब भी बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों। चलिए, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वहां पे हमने देखा था जो रिएक्टेंट थे वो दो थे और दोनों कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होता है, एक होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों कंबाइंड है ऑलरेडी। और ये जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दो प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक रिएक्टेंट होता है और वो टूट के दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो चलिए देखते हैं। अब बच्चों ये रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए कभी कभी हम हीट का यूज करते हैं, कभी कभी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और कभी कभी हम लाइट का यूज करते हैं। तो याद रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसको तोड़ने के लिए कभी हम हीट का करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का करते हैं। ये तीन चीजों का करते हैं। अब एक एक करके हम देखने वाले हैं कि कौन से रिएक्शन हीट से टूट रहे हैं, कौन से रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहे हैं, कौन से रिएक्टेंट लाइट से टूट रहे हैं। लाइट का मतलब है बच्चों सनलाइट, यहाँ पे जो लाइट है उसका मतलब है सनलाइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाले रिएक्शन जो आप इस स्लाइड पे देख रहे हो ना बच्चों, ये सारे हीट से टूटते हैं। मतलब आपको कैंडल लाइट से हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या फिर आप किसी किसी भी तरह आप हीट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हीट के लिए फायर का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। तो ये हमने लिया है फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का दिखेगा आपको। ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, अब जब हमने इस फेरस सल्फेट को हीट दी, मतलब ऑक्सीजन दिया, तो ये कलर चेंज कर लिया इसने और कुछ ब्राउन सा दिखने लगा और साथ में कुछ अजीब सी स्मेल आई इससे। तो चलिए जानते हैं ये एक्चुअल हुआ क्या। अब हमने बोला कि हमने फेरस सल्फेट लिया जो कि ये रहा ग्रीन कलर का। पहले ये ग्रीन दिखता था फेरस सल्फेट, फिर हमने इसको फायर के थ्रू या आग के थ्रू इसको हीट दिया। अब ये फेरस सल्फेट क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो यहाँ पे ये जो एक रिएक्टेंट है वो तीन प्रोडक्ट में टूट गया। तो इसको इसीलिए बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, ये आयरन सल्फेट पहले ब्राउन कलर का था, सॉरी ग्रीन कलर का था, और जब ये टूटा तो आयरन ऑक्साइड बना दिया जो कि अब किस कलर का है, ब्राउन कलर का। और दो गैस रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्म हुआ, आयरन ऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में था, बाकी दो गैस की फॉर्म में थे। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगले रिएक्शन में आप देखोगे कि ये हमने लिया है लेड नाइट्रेट, जो कि कुछ व्हाइट सा दिख रहा है। अब हमने लेड नाइट्रेट को हीट दी, ठीक है, हीट दी, ये देखो हीट दी, और ये लेड नाइट्रेट जो कि पहले व्हाइट दिख रहा था, अब ये कुछ ऐसा दिखने लग गया, क्योंकि यहाँ पे लेड ऑक्साइड फॉर्म हो गया बच्चों, जो इस कलर का दिखता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। ये जो आप ब्राउन कलर का धुआं सा निकलता हुआ देखोगे ना, यहाँ पे फ्यूम्स बोलते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस है, और ऑक्सीजन गैस। दो गैस रिलीज हुई इसमें, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस होती है, और ये ऑक्सीजन गैस, और क्या फॉर्म हुआ, लेड ऑक्साइड, जो कि ऐसी कुछ इस कलर की दिखेगी। तो हमने यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया बच्चों, ये देखो व्हाइट कलर का था, बट जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड किया, ये किसमें टूट गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन तो गैस था, तो ये तो रिलीज हो गया, और पीछे क्या छोड़ गए, लेड ऑक्साइड, जो कि इस कलर का दिख रहा है। समझाया। अब ये तीसरा रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो था ना, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा दिखेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पिछले सेक्शन में भी कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा कि ये बनता कैसे है। अब हम इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देंगे, तो ये किस में टूट जाएगा बच्चों, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, अब इसको हीट दिया हमने फायर की मदद से, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। तो यहाँ पे आप इन सभी रिएक्शन में आप एक चीज देखोगे कि जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है, और जो प्रोडक्ट है वो या तो दो है या दो से ज्यादा है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें हीट के द्वारा हीट का इस्तेमाल करके उनको तोड़ा जा रहा है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को इंडोथर्मिक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रही बल्कि हीट को अंदर लिया जा रहा है, तो इस रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है बच्चों। समझे, क्योंकि यहाँ पे हीट का यूज हो रहा है रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, इसलिए इन सब रिएक्शन को हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बस आपको ये, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करे या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करे, तो आप ये 3 एग्जांपल दे सकते हो बड़े आराम से। तो आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया। अभी हमने सिर्फ हीट से तोड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ने वाले हैं। मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 तरह से किया जा सकता है, एक हीट के थ्रू, एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और एक सनलाइट के थ्रू। ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ रहे हैं। तो चलो अब ये रिएक्शन है, इसको रिएक्शन को करने के लिए आपको क्या करना है, एक बैटरी लेनी है, ठीक है। इसको देखो, ऐसे पहले तो एक बिकर में क्या करना है, आपको वाटर ले लेना है, और उसमें कौन सा क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। पहले आपको बिकर में ऐसे सेटअप कर लेना है। ये कैथोड है और एक ये एनोड है, मतलब एक बैटरी, दो टर्मिनल्स होते हैं ना एक बैटरी के, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसको बोलते हैं हम एनोड, और जो नेगेटिव है इसको बोलते हैं कैथोड, और उसको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दो। अब फिर इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन कर दो, पर उससे पहले आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और वाटर डालना है। ऐसे जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट पे कुछ ऐसे बबल्स देखोगे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि गैस फॉर्म हुई है। तो अब हमें कैसे पता कि कौन सी गैस फॉर्म हुई है, अब हमने इस बिकर में वाटर लिया था, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस वाटर को तोड़ रहे हैं। याद रखना बच्चों, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब H2O एक प्रोडक्ट है और वो डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो ये रहा हमारा, ये हमने जो बीकर है इसके अंदर वाटर लिया था, राइट। अब ये क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, ये दोनों ही गैस है। अब ये गैस यहाँ टेस्ट ट्यूब में ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी हाइड्रोजन है कौन सी ऑक्सीजन है, तो
आपके जो कैथोड है, जो नेगेटिव वाला है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जमा होगी, जो कि दुगनी मात्रा में होगी या डबल होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जो कि पॉजिटिव वाले पे इकट्ठा हुआ है। तो हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जो कि आपका ये पॉजिटिव वाले पे कलेक्ट हुआ है। यानी एनोड पे जो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है और जो कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई है, हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की यूज करके हमने वाटर का डिकम्पोजिशन किया है और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाया है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे रिलीज होगी और जो एनोड है उस पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस का अमाउंट डबल होगा एज कंपेयर टू एनोड पे ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, ये सेटअप है सारा। अब जब आप बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लाओगे तो एक पॉप सा साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। वहीं आप ऑक्सीजन वाला लाओगे तो वो जो कैंडल है और ग्लो करने लग जाएगी। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि ऑक्सीजन वाला गैस है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको ये एक्टिविटी से? ये केमिकल रिएक्शन रहा इस एक्टिविटी का। ठीक है, ये देख रहे हो वो वाटर है, वाटर को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने वाले हैं बच्चों, तो चलो चलते हैं। पहले समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, क्योंकि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ ये जो रिएक्टेंट आप देख रहे हो ना, एक तो सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, एक कंबाइंड रिएक्टेंट रहेगा और ये प्रोडक्ट है। तो ए जो है ना बी को हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, ए सी बन गया और बी अलग हो गया। ये जो आप देख रहे हो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब सिर्फ ए ही बी को हटाएगा। ठीक है, तो ये ए बी को हटा के खुद यहाँ पे आ गया है, तो इसको इसलिए कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि उसने बी को डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस मतलब हटा दिया है। तो चलिए रियल एग्जांपल के थ्रू इसको जानते हैं अच्छे से। ये रहा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये आपकी बुक में 1.9 एक्टिविटी दी हुई है और ये और भी तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो एक एक करके हम समझते हैं। अब आपने एक ऐसे ही टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर क्या डालना है आपने, कॉपर सल्फेट। क्या डालना है आपने, कॉपर सल्फेट। बच्चों कॉपर सल्फेट कुछ ब्लू कलर का दिखता है ऐसे। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, ऐसे दिखेगा। अब एक आयरन की नेल लेनी है या फिर एक आयरन की कील लेनी है आपने। ठीक है, अब ये आयरन की कील को क्या करना है आपने, ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन है ना, इसके अंदर डाल देनी है। तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर है ना वो फेड होना शुरू हो जाएगा और आयरन की जो कील आपने डाली थी ना उस पे ब्राउन ब्राउन कलर का डेपोजिट होना शुरू कर हो जाएगा। तो ये जो है कील पहले थी एक्सपेरिमेंट के पहले, और जब एक्सपेरिमेंट के बाद आप कील को देखोगे तो इसमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होगी, कॉपर की डेपोजिट। चलिए अब समझते हैं। आपने आयरन नेल ली और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन था, उसमें आयरन नेल को डाल दिया। तो आयरन ने क्या किया बच्चों, कॉपर है ना इसको हटा दिया और खुद यहाँ आयरन सल्फेट बना के बैठ गया। आयरन ने कॉपर को हटा के खुद आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग हो गया। अब ये जो कॉपर है ना, यही जो अलग हो गया, ये वही कॉपर इस आयरन नेल के ऊपर चिपक गया, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में था। तो इस वजह से ये आयरन नेल क्या होगी, ब्राउन होगी। अब क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो रहा नहीं, क्योंकि ये तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, इसलिए अब ये ब्लू नहीं दिख रहा है बच्चों। ठीक है, इतना समझ आया आपको ये वाला रिएक्शन। अब यहाँ पे आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद आयरन सल्फेट बना के बैठ गया और कॉपर साइड में हो गया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे आप डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, उसमें समझोगे। उसमें क्या होता है कि दो चीजें अपने आप को हटा रही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही आयरन ही हटा रहा है कॉपर को। ठीक है, अब ये वैसे ही सेम रिएक्शन है जिंक के साथ, जहाँ पे जिंक कॉपर को हटा के खुद जिंक सल्फेट बना ले रहा है और कॉपर अलग हो गया। सेम इधर आयरन का है,
सॉरी लेड का है। लेड ने भी क्या किया, आयरन कॉपर को हटा के खुद कॉपर क्लोराइड बना लिया और कॉपर अलग हो गया। इसको, इन दोनों को और अच्छे से करेंगे आगे। तो ये समझ आई है आपको। अब ये फेड क्यों हो गया, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं ना, ये तो आयरन सल्फेट बन गया, इसलिए ये ग्रीनिश सा दिखने लग गया बाद में। ठीक है, क्योंकि ये अब आयरन सल्फेट है ना कि कॉपर सल्फेट, क्योंकि अब जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर चिपक चुकी है ऐसे। ये जिंक वाला है और ये लेड वाला है, उसको हम आगे करेंगे। अब चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जानते हैं बच्चों, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका क्या मतलब है, रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो आगे वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे, ये ज्यादा ताकतवर है इससे, सेम ये ज्यादा ताकतवर है इससे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कॉपर को हटाने के लिए कोई इससे ज्यादा ताकतवर वाला इंसान इधर होना चाहिए, या फिर यूं कहो कि सब्सटेंस इधर होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे आयरन जो है कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो कॉपर को हटा पाया। सेम यहाँ जिंक का देखोगे आप, तो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो कॉपर को हटा पाया। सेम इधर लेड का देखोगे तो लेड भी कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो कॉपर को हटा पाया। पर अगर यहाँ पे सिल्वर होता, एजी सिल्वर को कहते हैं और एयू गोल्ड को कहते हैं, बट अगर यहाँ पे सिल्वर होता तो क्या वो कॉपर को हटा पाता? जवाब है नहीं, क्योंकि जो ज्यादा ताकतवर होगा वही हटा पाएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कौन सा ज्यादा ताकतवर है और कौन सा कम ताकतवर है, तभी ये रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे सिल्वर होता तो ये कॉपर को हटा ही नहीं पाता। समझे? ये आपको याद करना है। एक बार आप अच्छे से याद कर लोगे ना, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने याद करनी है। ठीक है, चलिए अब बाकी ये दो दो रिएक्शन है, इनको अच्छे से देख लेते हैं। एक मिनट बच्चों, चलो आओ अब ये दो रिएक्शन को अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये जिंक है, जिंक है, ये जो आप देख रहे हो ना ये जिंक की स्ट्रिप है। ये कॉपर सल्फेट था जो कि ब्लू कलर का है। अब ये जिंक क्या करेगा, यहाँ पे गया इस सॉल्यूशन में और ये कॉपर को अलग कर दिया। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया और खुद जिंक सल्फेट बना लिया, और कॉपर आप यहाँ पे देखोगे नीचे डेपोजिट हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे जो लेड है, ये वाला देख रहे हो, ये लेड की स्ट्रिप है। ये यहाँ पे है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड जो कि ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है। जैसे ही आप ये लेड की स्ट्रिप इसमें डालोगे तो ये लेड भाई साहब कॉपर को हटा के खुद का क्लोराइड बना लेंगे और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो। तो इन सब से ये पता चलता है कि जिंक और लेड और आयरन तीनों ही कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं, तभी वो उसको हटा पा रहे हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों? तो ये तीन रिएक्शन आज हमने किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया। तो आज ये हमने तीन रिएक्शन कवर किए हैं। आपको अच्छे से इन रिएक्शंस को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने दो और रिएक्शन कवर करने वाले हैं। तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।